हेलो बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और इस टॉपिक का नाम है द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इस टॉपिक का नाम है द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ये जो टॉपिक है हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसको आपको एक वीडियो बना के भेजूं ताकि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको ये अच्छे से याद रह सके, इसलिए हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा ये टॉपिक है ये है नेशनलिज्म। टॉपिक का नाम क्या है? नेशनलिज्म। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की जहां तक बात है बेटा, तो नेशनलिज्म में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए तो इट इज व्हाट इज इट? इट इज द इंटेंस प्राइड इन एंड डिवोशन ऑफ वन पर्सन टुवर्ड्स हिज और हर नेशन। तो लोग अपने देश के प्रति जो उनके अंदर डिवोशन होता है उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। और ये कैसे डेवलप होता है? हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, जिसे हम बोलते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, जिसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। और इसके लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके अपनाए होते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर। ये एग्जाम्पल किसके हैं? एक कॉमन आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो इन जर्मनी द नेशनलिज्म इज स्पार्क्ड बाय नेपोलियन इन्वेजन। मतलब जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी पर कब्जा किया, एक तरीके से कंट्रोल किया, तो क्या हुआ, जो जर्मनी के लोग थे वो एक साथ आ गए। पहले वो अलग अलग थे लेकिन वो एक साथ आए ताकि वो किसके खिलाफ लड़ सके? नेपोलियन के खिलाफ। दो दिस हेल्प देम कमिंग टुगेदर। और उन्होंने रियलाइज किया कि अगर हम एक साथ आ जाए, किसी भी तरीके से यूनिफाई हो जाए, दैट इट इज बेनिफिशियल फॉर अस। और इसके बाद जो कांग्रेस ऑफ वियना हुई, जैसे कि हम जानते हैं कांग्रेस ऑफ वियना क्या था उसमें? व्हाट वाज द कांग्रेस ऑफ वियना? इट वाज द ट्रीटी कंडक्टेड आफ्टर द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है। और इसमें कुछ चीजें डिसाइड की गई थी जिससे जर्मनी का जो एक कन्फेडरेशन था 29 स्टेट्स का, इट वाज लेफ्ट अनटच्ड। तो ये जो कन्फेडरेशन मतलब क्या हुआ? एक तरीके से इट वाज अ ग्रुप ऑफ 39 स्टेट व्हिच वाज लेफ्ट अनटच्ड। ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझते हुए हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। इन सारी चीजों को समझने के बाद हमने ये पाया कि जो जर्मनी है उसके मैप को जरा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो जर्मनी का जो हिस्सा आपको देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, दिस पोर्शन, दिस इज दी प्रेजेंट जर्मनी, या उस समय का जो कन्फेडरेशन था वो इस हिस्से में बटा हुआ था। और इस हिस्से में जो रेड बॉर्डर्स देख रहे हैं आपके, तो ये वो हिस्सा है जिसमें अलग अलग जर्मनी के स्टेट, बावेरिया है, वियना है, सैक्सोनी है, बर्लिन है, हैम्बर्ग है, प्रशा है। तो इसमें जो एक तो बड़ा ग्रुप है कौन सा? ऑस्ट्रिया। और एक बड़ा ग्रुप है प्रशा। तो ये दो बड़ी पावर है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं। और टोटल कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 39 स्टेट, जैसे कि हमने देखा अभी लास्ट स्लाइड में भी। तो इन सारी चीजों को ये कंक्लूड करते हुए कैसे ये एक साथ एक बड़े देश में कन्वर्ट होते हैं, ये हमें आज की क्लास में समझना है। तो इसको समझने के लिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इन द नेक्स्ट स्लाइड विल सी, हम लोगों ने जाना कि जो जर्मनी था उसमें लोगों ने कोशिश की कि एक कंबाइंड पार्लियामेंट, एक बड़ा पार्लियामेंट, एक देश बनाए। और जिसको उन्होंने कोशिश की कब? 1948 में। इन 1948 these people tried to unify Germany. These were the movement of liberals. This was the movement of liberals. किसका मूवमेंट था ये? लिबरल्स का मूवमेंट था। तो लिबरल्स यानी दो अलग देश में जो जर्मनी के अलग अलग स्टेट्स में रहने वाले लोग थे वो सारे एक साथ मिलकर आए और उन्होंने कोशिश की कि वो फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट बनाए, जो कि कब मिला? 18 में। और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दे ऑफर्ड देयर क्राउन टू द किंग ऑफ प्रशा, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये थी कि उस प्रिंस को या जो किंग है उसको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो सारे के सारे राजा थे उनके पास जब खबर पहुंची कि इस तरीके से ये चीज कर रहे हैं और पूरे जर्मनी से सारे राजाओं को हटाना चाहते हैं, तो उन सभी ने अपनी आर्मीज को भेजकर यहाँ पर आर्मीज भेजी और जिसके बाद ये मिशन जो है वो फेल हो गया। अब हम देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद की कहानी पर चलते हैं। इसके बाद की कहानी को समझने के लिए ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है मैप और ये आपकी बुक में भी दे रखा है। ठीक है। तो इस
जर्मनी को जो ऐड करना है, ये जोड़ना है, उसका काम किसके पास आ गया? प्रशा। क्योंकि प्रशा इनमें से सबसे बड़ा एक स्टेट था, एक बहुत ही बड़ा पावरफुल, जो अपना ब्लू पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस वाज द पर्शियन एम्पायर। वो पर्शियन नहीं है बेटा, ये प्रशा है, ठीक है। सो दिस वाज द पर्शियन एम्पायर, जो कि काफी बड़ा और पावरफुल है। तो इसने लीड ली और इसने क्या किया, इन पूरे एरियाज पर वन बाय वन कंट्रोल करते हुए उसने पूरे एरियाज को क्या किया, अपने कंट्रोल में कर लिया और एक बड़ा जर्मन एम्पायर बनाया। इस तरीके से उसने पूरे एरिया को कंट्रोल किया, ठीक है। तो ये उसने कैसे किया, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। चलिए इसको समझते हैं कि इसने ये कैसे किया। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो इस यूनिफिकेशन में जो सबसे बड़ा रोल रहा है वो रहा है ऑटो फॉन बिस्मार्क का। किसका रहा है? ऑटो फॉन बिस्मार्क। हु वाज ही? ही वाज द पर्शियन चीफ मिनिस्टर, ठीक है, जिन्होंने अपनी डिप्लोमेसी, ब्यूरोक्रेसी, अपने दिमाग से, अपनी आर्मी का सही यूज से, इन सारी चीजों से क्या किया, जो जर्मनी है उसको यूनिफाई करने की कोशिश की। एंड हु वाज ही? दोबारा से देखते हैं, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ, कहां का बेटा? प्रशा। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशा हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। चलिए अब हम देखते हैं कि जो ये प्रोसेस है, ये ऐसे नहीं कि मतलब उसने कोशिश की और तुरंत हो गया। इसके लिए उन्हें 3 वॉर लड़ने पड़े। दे हैड टू फॉट 3 वॉर्स। सबसे पहले ऑस्ट्रिया के साथ उन्होंने एक वॉर लड़ा, तो ये हो गया ऑस्ट्रो पर्शियन वॉर। उसके बाद जो सेकंड वॉर था, इन्होंने दे फॉट अ वॉर विद जर्मन डेनिश, तो डेनिश के साथ उन्होंने वॉर लड़ा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लास्ट जो वॉर लड़ा वो फ्रांस के साथ था, तो वो हो गया फ्रैंको पर्शियन वॉर। तो इन 3 वॉर्स के बाद इन्होंने अपने पड़ोसियों से 3 वॉर लड़े, जिसके बाद उन्होंने उस एरिया पर कब्जा कर पाया, जिसे आज हम प्रेजेंट डे जर्मनी के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं एक एक करके इन्होंने कैसे कैसे वॉर लड़े और किस किस तरीके से इन चीजों को मैनेज किया। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? विद द डेनमार्क ओवर प्रोविंस ऑफ स्लेज्विग एंड होल्स्टाइन। तो ये 2 प्रोविंस थे डेनमार्क के कंट्रोल में इस रीजन में, और यहां पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अटैक किया पर्शियन आर्मी ने, और इस पर अटैक करके इन दोनों रीजन्स को क्या किया है, अपने एम्पायर में मिला लिया है। तो जैसे कि हमने पहला देखा था, इट वाज द वॉर विद डेनमार्क। तो इस वॉर के बाद उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट वाज द वॉर विद ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया क्योंकि सबसे बड़ा कंटेंडर जो है जर्मनी में, सबसे नेक्स्ट बिगेस्ट पावर वाज ऑस्ट्रिया। तो जो ऑस्ट्रिया है वो नेक्स्ट बिगेस्ट पावर है, तो वो भी कोशिश करेगी कि वो कंट्रोल कर ले। तो प्रशिया को उसके साथ लड़ना पड़ा और उसके साथ लड़ाई करके उन्होंने इस रीजन पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। जब प्रशिया ऑस्ट्रिया को हरा देता है तो बाकी जो ये जो रीजन है साउथ जर्मनी का, इसको उसने आसानी से अपने कंट्रोल में कर लिया। और ये कब किया? 1866 में, ठीक है। चलिए तो 2 वॉर समझ में आए यहां तक आपको। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे वॉर के पास, जो कि उनका अंतिम और निर्णायक वॉर था। एंड दैट लास्ट वॉर वाज द वॉर विद फ्रांस, द लास्ट वॉर विद फ्रांस। चलिए तो फ्रांस को थोड़ा समझने की बात करते हैं। दिस वाज कॉल्ड द फ्रैंको पर्शियन वॉर। तो इस फ्रैंको पर्शियन वॉर में क्या होता है कि जो पर्शिया है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो चुका है, जैसे हमने देखा पहले उन्होंने लड़ी डेनमार्क के साथ, दूसरी लड़ाई उन्होंने ऑस्ट्रिया के साथ, और इस पूरे एरिया पे अपना एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल कर लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके बाद उन्होंने अपने वेस्ट में कौन सी कंट्री यहाँ पर? फ्रांस। तो फ्रांस से जब उन्होंने वॉर लड़ा तो उस वॉर में भी उन्होंने फ्रांस को हरा दिया, और इसके बाद उन्होंने ये जो सदर्न साउथ वेस्ट वाले जो पोर्शन है, इसको हम एल्सैक एंड लॉरेन नाम के 2 प्रोविंस थे, इनको इन्होंने क्या किया, अपने जर्मनी में मिला दिया। तो इस तरीके से 1870 में ये जो यूनिफिकेशन का काम है, ये जो है वो पूरा होता है। एंड द किंग विलियम was called the कैसर, यानी एम्परर, उसको क्या बनाया गया? एम्परर बनाया गया। और इसका जो कोरोनेशन होता है वो कहां पे होता है? फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साइल्स में। इसको आप जानते होंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था। और फ्रांस में क्यों हुआ? क्योंकि अभी उन्होंने किसको हराया है? फ्रांस को हराया है। तो फ्रांस के घर में जाके उसका एम्परर की तरह कोरोनेशन होता है, ताकि उनका जो मोस्ट बिगेस्ट एनिमी है वो भी उस चीज को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो यहां तक आपको आई थिंक काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से फ्रांस जो पर्शिया है उसने 3 वॉर लड़े। पहला किसके साथ वॉर लड़ा था? पहला डेनमार्क के साथ, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ, और तीसरा वॉर जो है हमारा किसके साथ है?
फ्रांस के साथ। इन 3 वॉर्स के साथ उसने अपने प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन को कंप्लीट किया। और जैसा कि मैंने बताया था, एक पैलेस ऑफ जो हॉल ऑफ मिरर्स जो है कहां पर है, पैलेस ऑफ वर्साइल्स में, वहां पर उसका कोरोनेशन होता है। कब होता है कोरोनेशन? 1871। कब होता है कोरोनेशन? 1871। विलियम I becomes the new emperor of the unified Germany। पूरे जर्मनी का एम्परर बन जाता है कौन? एम्परर विलियम। ठीक है, चलिए तो अब क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखो इतनी सारी चीजें मैंने आपको समझाई, समझाने के लिए थी, लेकिन अगर हम इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो एग्जाम में सब कुछ नहीं आने वाला। एग्जाम में ये सारी चीजें आपको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करनी। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली इस तरीके से आता है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मन यूनिफिकेशन को समझते हैं। तो मैंने आपको अभी अभी जो समझाई है अलग अलग साइड में पॉइंट, उसको समराइज कर देते हैं, तो हमारा 5 नंबर का जो आंसर है वो तैयार हो जाता है। चलिए 5 नंबर का आंसर कैसे तैयार होता है उसको समझते हैं। इन दी 1800s नेशनल फीलिंग वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन द हार्ट्स ऑफ मिडिल क्लास जर्मन्स एंड ड्यूरिंग द वियना कांग्रेस इन 1815 जर्मन वाज एक्सेप्टेड एज द लूज कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। वियना के कन्वेंशन में उसको एज इट इज रहने दिया, उसको अलग नहीं किया, तो उससे क्या हुआ, नेशनलिज्म फीलिंग उनके अंदर बनी रही। फिर मिडिल क्लास में 1848 में कोशिश की, कहां पर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, कि उसको हम यूनिफाई करें, लेकिन वो फेल हो गए। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, प्रशा के किंग को बोला कि भाई तुम राजा बन जाओ, लेकिन वहां पर आर्मी आती है और उन सबको मार मार के वहां से भगा देती है। लेकिन वहां पर जो प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन खत्म हो जाता है। लेकिन वहां के राजाओं को यह रियलाइज हो गया कि भाई अब समय आ गया है, द टाइम हैज कम, जब हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के अंदर एक फीलिंग है किस चीज की, नेशनलिज्म की। लोगों को एक फीलिंग है लोगों के अंदर एक साथ जुड़ने की, तो अब हमें उसको काम को करने की जरूरत है। और इस काम को समझते हुए जो प्रशा के किंग हैं उन्होंने इस काम को समझा, और वहां के जो चीफ मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, उन्होंने अपनी आर्मी की तरफ से इस टास्क ऑफ यूनिफिकेशन को अपने हाथ में लिया कि मैं अब जर्मनी को यूनिफाई करूंगा। किसके कंट्रोल में, किसके अंडर में, किसकी लीडरशिप में? प्रशा ने अपनी लीडरशिप में। तो प्रशा ने इस काम को करने के लिए 3 वॉर लड़े। दे फॉट 3 वॉर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। अब यहां पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमने सिर्फ क्या करना है, जो उसके पॉइंट्स है मेन वही लिखने हैं, क्योंकि हमारा 5 नंबर का सवाल पूरा होना चाहिए। उसमें वर्ड्स की लिमिट होती है, तो उसमें सब कुछ नहीं लिख सकते। तो उसको हमने शॉर्ट में लिखा, क्या लिखा, 3 वॉर्स ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन पर्शियन विक्ट्री। तीनों वॉर में पर्शिया जीता और प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ठीक है, और 18 जनवरी 1871 को जो प्रशियन किंग था कैसर विलियम I, कैसर का मतलब वहां पर जर्मन में एम्परर को बोलते हैं, कैसर, was proclaimed as the German emperor as in a ceremony held at Versailles। वो वर्साइल्स जानते हैं आप, फ्रांस में एक बहुत बड़ा पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्साइल्स, वहां पर। तो वहां पर इसका कोरोनेशन, इसकी ताजपोशी करने का क्या रेलेवेंस है, कि वहां पर मैंने अभी आपको बताया, वहां पर रेलेवेंस क्या हो जाएगा ताजपोशी करने का, कि वहां पर उनके जो मोस्ट बिगेस्ट एनिमी है वो उनकी बात को मान रहा है या वो उनको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक परफेक्ट आंसर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। इसको पूरा इलैबोरेट किया, पहले समझाया आपको, फिर हमने उसको क्या किया, एक क्वेश्चन के अंदर फॉर्म में ले आए। इससे क्या होगा, आपको समझ में भी वो चीज आएगी, लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो भी मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया है, दिखा दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को तब तैयार करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। तब तक के लिए गुड बाय।